हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इकोनॉमिक्स की सीरीज नंबर 3 के बारे में, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। व्हिच बैंक इज रिफर्ड टू एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? कौन से बैंक को कहा जाता है द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट करके? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक, बी वर्ल्ड बैंक, सी स्टेट बैंक, डी देना बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल बैंक। इसमें सेंट्रल बैंक का मतलब होगा इसमें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब कोई बैंक कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजरता है या फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो जाता है तो उस समय वो आरबीआई के पास चले जाते हैं और आरबीआई आरबीआई क्या करता है? उसको मदद करता है। तो आरबीआई की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। इसके अलावा ये नेशनलाइज कब हुआ था? ये नेशनलाइज हुआ था ये 1949 में। ठीक है। इसके अलावा इसका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी जानना जरूरी है कि ये कब एस्टेब्लिश किया गया था। 1 अप्रैल 1935 में। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कितने नंबर की? 25 नंबर की। पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट वो थे आपका सी डी देशमुख। कौन थे? सी डी देशमुख। इतने चीजें हैं। इसके अलावा आरबीआई को कहा जाता है आपका बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है। ठीक है। देखो इसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में कहा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो है आपका वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। स्टेट बैंक इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1955 में, जिसको पहले कहा जाता है इंपेरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपेरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। देना बैंक के बारे में कहा जाए तो देना बैंक मर्ज हो चुका है किसके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ठीक है। इतना हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रीजनल रूरल बैंक एक्ट वाज पास्ड इन। रीजनल रूरल बैंक की जो एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1976, 1956, 1986 या 1966? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1976। आरआर रीजनल रूरल बैंक को कहा जाता है आपका आरआरबी। एक कमेटी के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उस कमेटी का नाम था आपका नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 में। खास बात ये होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि लोगों को कुछ ऐसी जगह मतलब क्रेडिट देता है। कौन कौन सी? आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड उधर रूरल सेक्टर अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में क्या करता है? वो लोन प्रोवाइड करता है अर्थात क्रेडिट देता है। ठीक है। इसके अलावा आरआरबी में गवर्नमेंट की शेयर कितना हो सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर वो है लगभग 50%। कितने परसेंट? 50%। नेक्स्ट, डेक्स आर नोन एज नेरो मनी, M1 एंड M2, M2 एंड M4, M3 एंड M2। इसके अलावा क्या है आपका? M1 एंड M4। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए M1 एंड M2। इसको कहा जाता है आपका नेरो मनी। और M3 एंड M4 इसको कहा जाता है आपका ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी। ठीक है। M1 के बारे में कहा जाए, देखो इसमें चार चीज के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। C प्लस DD प्लस OD। इसका मतलब क्या होता है? C का करेंसी, DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट और OD का मतलब होता है उधर डिपॉजिट। M1। ठीक है। M2 क्या होता है? M2 के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है, क्योंकि M1 में जो चीज आता है ये तीनों चीज के साथ और कुछ चीजें जोड़ जाता है। क्या जोड़ जाता है आपका? सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट।
ए। इसके अलावा M3 के बारे में, M3 क्या होता है आपका, इसमें भी M1 आ जाता है, अर्थात करेंसी डिमांड डिपॉजिट उधर डिपॉजिट के साथ नेट डिपॉजिट विथ, अर्थात आप नेट टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में जो डिपॉजिट होता है नेट टाइम के लिए उसको लिया जाता है इसमें M3 में। और M4 में क्या लिया जाता है आपका, M3, अर्थात M1 तो आ ही रहा है, इसके साथ आपका जो डिपॉजिट किया जा रहा है कमर्शियल बैंक में वो भी आ रहा है, इसके साथ क्या और इसमें होगा आपका टोटल डिपॉजिट विथ, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन में इतना होगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रॉड मनी, और M1 एंड M2 को कहा जाता है आपका नैरो मनी। ओके, नेक्स्ट, क्लीन नोट पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर, क्लीन नोट पॉलिसी। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है क्लीन नोट मनी के बारे में, 1992, 1999, 1997 या 1995। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लीन नोट पॉलिसी अनाउंस किया गया था आरबीआई के द्वारा फॉर द ईयर ऑफ 1999। क्या होता है कि जो खराब, जो मिट्टी के अंदर कोई कुछ पैसे छुप जाता है या उसको जो निकाला जाता है मिट्टी से, तो उस पैसे को सर्कुलेशन से बाहर किया जाए, ये आरबीआई की गाइडलाइन था फॉर द ईयर ऑफ 1999 जो क्लीन नोट पॉलिसी की तहत। ठीक है, तो इसके अलावा भी क्या था 2002 में, खास बात था 2002 में आरबीआई ने बैंक को क्या है एडवाइस देता है कि भाई आप पैसे के ऊपर स्टेपलिंग नहीं कर सकते, अर्थात स्टॉप स्टेपलिंग करेंसी नोट, ये बैंक को आदेश देता है आरबीआई ने 2002 में। तो आरबीआई के बारे में और भी थोड़ा बहुत हम बात कर सकते हैं कि पहला गवर्नर कौन था, सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपका शक्तिकांत दास है। इसके अलावा आप इसका एस्टेब्लिशमेंट कहा जाए तो 1 अप्रैल 1935 है। इसके अलावा इसको कब नेशनलाइज किया गया था आपका 1949 में नेशनलाइज किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका क्या है आपका मुंबई में, कहाँ है मुंबई, और इसको बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग। इसमें सीधी सीधी क्या पूछा आपका, नॉट पूछा है, मतलब इनमें से कौन सा है जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग का हिस्सा नहीं है। मनी लेंडर, रूरल रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। देखिए रीजनल रूरल बैंक एक क्रेडिट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया में, कमर्शियल बैंक भी आपको रूरल एरिया में देखने के लिए मिलेगा, कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक भी आपको रूरल एरिया में देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरह का आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। और इसको हम ये कह सकते हैं फॉर्मल वे कह सकते हैं, फॉर्मल वे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग। बट ये जो होता है मनी लेंडर, ये आपको इनफॉर्मल वे में देखने के लिए मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट वन। ज्यादातर हम जो क्रेडिट लेते हैं या लोन जो लेते हैं तो बैंकों के अलावा रूरल एरिया में जो गांव की जो मनी लेंडर होते हैं उनसे हम लेते हैं, और जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमेशा क्या होता है, हाई होता है। तो ये क्या होगा आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग नहीं है। तो इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मनी। इसमें पूछा जा रहा है फंक्शन ऑफ मनी के बारे में, यूज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, यूज एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी, बी बी सी, सी ओनली सी, डी ए एंड बी। देखो फंक्शन ऑफ मनी के बारे में कहा जाए तो इसका प्राइमरी सेकेंडरी है, तो आपका जो स्टोर ऑफ वैल्यू है ये आपका सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी है, और इसका जो यूज आज मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी।
मनी के प्राइमरी फंक्शन जो है आपका वो है ये दोनों बी और सी, तो तीनों ही तीनों फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट आर देयर ऑन ए डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड तो देखे होंगे आप, डेबिट कार्ड में इसमें पूछा जा रहा है कितने डिजिट होता है डेबिट कार्ड में, 15, 16, 14 या 17? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 डिजिट। देखो कभी भी आप डेबिट कार्ड देखे होंगे तो डेबिट कार्ड में क्या था, फ्रंट फेस में ही एक डिजिट लिखा होता है, 16 डिजिट। कितने डिजिट? 16 डिजिट। लेकिन फर्स्ट जो 6 डिजिट होता है, 6 डिजिट जो होता है वो बैंक की आइडेंटिफिकेशन नंबर है। क्या होता है आपका? बैंक का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अर्थात आप वो 6 डिजिट को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैंक का है, पहला। दूसरी, बाकी जो रिमेनिंग जो 10 डिजिट होता है वो क्या होता है? आपका यूनिक अकाउंट नंबर ऑफ द कार्ड होल्डर, अर्थात आप कहेंगे बाकी जो 10 डिजिट होता है वो कार्ड होल्डर का क्या है? यूनिक अकाउंट नंबर है। ओके, नेक्स्ट, this is an alphanumeric code that uniquely identify a bank branch participating in the NEFT system। मतलब एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फा और न्यूमेरिक। अल्फा मतलब क्या होता है आपका? अल्फाबेट, जैसे ए टू जेड। न्यूमेरिक मतलब होता है आपका नंबर। यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द नेट सिस्टम। जब एनईएफटी सिस्टम में चले जाते हैं तो वो क्या करता है? उसको आइडेंटिफाई करता है थ्रू द अल्फा न्यूमेरिक कोड के तहत। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका आईएफएससी। क्या कहा जाता है आपको? आईएफएससी। आईएफएससी का मतलब क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, इसके तहत ये देखने के लिए मिलता है। एनईएफटी का मतलब तो जानते होंगे। एनईएफटी का मतलब क्या होता है आपका? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर, यही है। आरटीजीएस का मतलब जानते हो? इसमें लगभग फुल फॉर्म पूछा जाता है। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आईएफएस। ओके, जिसमें आपको जो अल्फा न्यूमेरिक जो कोड होता है ना वो भी कितने 11 डिजिट का होता है, याद रहे। नेक्स्ट, which one of the following agency given below has started the Residex in India? Residex in India ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कौन सी एजेंसी के द्वारा? एनएचबी, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक या नॉन ऑफ दिस? ये चला था आपका ऑप्शन नंबर ए, एनएचबी के द्वारा, अर्थात नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, अर्थात एनएचबी का फुल फॉर्म ही यही है। ये पहला क्या है आपका? हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। इंडिया फर्स्ट, लिखिए, इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है एनएचबी के द्वारा, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आपका? 1 जुलाई 2007 में, ठीक है। आईसीआईसीआई का बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा मुंबई में। एचडीएफसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? 1954, 1955, 1956 या 1957? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1955। 1955 1 जुलाई को एस्टेब्लिश किया गया।
खास बात ये होता है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ देखने के लिए मिलता है, बॉम्बे में। कहाँ, बॉम्बे में। एसबीआई का अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ओल्ड नेम, पुराना जो नाम था, वो किस नाम से जाना जाता है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और एसबीआई क्या है आपका, ये भारत का सबसे बिगेस्ट कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, इतना याद हो सकता है, तो लगभग आप इसको याद करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1955 में। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।